नमस्ते, मैथ्स क्लास में आप सबका स्वागत है। मैं आपके सामने अब 10th क्लास के लिए जो सिलेबस है वो 2 महीने में, जिसे आप क्रैश कोर्स कह सकते हैं, 2 महीने के अंदर अपने को पूरी तैयारी करनी है। तो वो आप तैयारी कैसे करें, कम समय में, कम मेहनत में ज़्यादा अंक हम कैसे लाएं, उसकी तैयारी मैं अब आपको YouTube के द्वारा करवाऊंगा। तो आप नियमित वीडियो से जुड़े रहें, वीडियो पूरा देखें। तो उसके लिए मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कि किस प्रकार से अपन ज़्यादा नंबर ला सकते हैं। तो देखिए, कोरोना के कारण अपने कुछ सिलेबस कम कर दिया गया, 30% कम किया है, केवल 10 प्रश्नावलियाँ अपनी बची हैं। तो ज़्यादा अंकों का जो मैटर है वो अपन लेंगे और बड़े अंकों के जो प्रश्न है वो सबसे पहले करेंगे। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं, आपकी जो एक्सरसाइज 14वीं है, ये 14वीं प्रश्नावली आपकी 15 नंबर की है, यानी इसका अंक भार 15 अंक है। तो देखिए, अगर कोई विद्यार्थी ये 15 अंक अर्जित कर लेता है, क्योंकि सबसे इजी प्रश्नावली होती है, इसमें फार्मूले बहुत होते हैं, लेकिन कौन से फार्मूले का प्रयोग कैसे करें उसके लिए क्वेश्चन के ऊपर आधारित होता है। तो मैं आपको वही क्लियर करूंगा कि आप देखते ही ये पता कर लें कि ये क्वेश्चन कैसे होगा। तो देखिए, कुछ वीडियो अपन तैयार करेंगे, उसमें आप 15 नंबर पूरे ला सकते हैं। इजिली आपकी तैयारी हो सकती है घर बैठे, क्योंकि स्कूलें इस समय बंद हैं। तो आप ज़्यादा नंबर कैसे लाएं, पढ़ें कैसे, तो वो सारी बातें आप मेरे साथ शेयर करें, जल्दी आपके समझ में आएगा और अच्छे अंक आप प्राप्त करेंगे। यदि आज तक आपकी तैयारी भी नहीं हुई है तो भी आप बहुत अच्छे नंबर ला सकते हो। तो देखिए, मैं इसके लिए थोड़ा सा आपको समझा दूं कि जो आपकी 14वीं प्रश्नावली है, ये प्रश्नावली 15 नंबर की है। क्वेश्चन कैसे आएंगे थोड़ा ध्यान देना। इस 14वीं प्रश्नावली में क्वेश्चन नंबर पहला, मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं कि क्वेश्चन नंबर जो पहला आएगा वो होगा न्यू टाइप वाले प्रश्न। उसमें 12 क्वेश्चन होंगे, एक नंबर के। तो उसका जो आप आंसर लिखेंगे वो आप सारणी बना करके लिखेंगे। तो वो कैसे लिखे, क्या करें, वो आपको मैं बाद में बताऊंगा जब वो क्वेश्चन अपन करेंगे। सबसे पहले आप देखिए कि आपकी जो एक्सरसाइज 14वीं है वो पेपर में आने वाला कौन सा क्वेश्चन होगा, कितने नंबर पर आएगा और उसका अंक भार कितना होगा। तो ज्यादा नंबर के क्वेश्चन हम सबसे पहले लेंगे। तो देखिए, आपके बोर्ड का जो पेपर होगा उसका क्वेश्चन नंबर पहला जो न्यू टाइप का है, उसमें 2 क्वेश्चन आएंगे आपका, एक तो 10वां क्वेश्चन और एक 11वां क्वेश्चन। ये 1 नंबर का आएगा, ये भी 1 नंबर का। तो आपके लिए क्लियर हो गया कि क्वेश्चन नंबर 1 पर, 10वें नंबर पर और 11वें नंबर पर एक नंबर के 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे 14वीं प्रश्नावली से। फिर जो क्वेश्चन नंबर 2 है, उस क्वेश्चन नंबर 2 में 6वें नंबर का क्वेश्चन मिलेगा, वो भी 1 नंबर का होगा। पहला क्वेश्चन जो होगा वो अवैध वाला होगा, दूसरा जो क्वेश्चन होगा वो रिक्त स्थान वाला होगा, यानी रिक्त स्थान की आपको हल करके पूर्ति करनी है। फिर इसके बाद में आपके पास आएगा क्वेश्चन नंबर 14वां और क्वेश्चन नंबर 15वां। ये दोनों क्वेश्चन 2-2 नंबर के होंगे और इसमें माध्यक और बहुलक, इनमें से कोई भी 2 चीजें आपसे पूछी जाएगी। और बड़े सूत्र से काम आने वाले जो क्वेश्चन है वो होंगे, इसमें बड़ा सूत्र प्रयोग करेंगे इसके अंदर। 14वां और 15वां क्वेश्चन हो गया। और फिर आपका जो क्वेश्चन नंबर आएगा वो आएगा 20वां, 3 नंबर का, और एक आएगा क्वेश्चन नंबर 23वां, ये भी होगा 4 नंबर का। तो देखिए, इसके नंबर हो गए 4, 3, 7, 2, 9, 2, 11, ये 12 और 13, 14, यानी अपने क्वेश्चन मिस कर रहे हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर पहले के 2 हो गए, क्वेश्चन नंबर दूसरे का 6वां क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर तीसरा जो होगा वो भी है इसमें, क्वेश्चन नंबर 3, इसको हल करके आंसर देना है, उसका 11वां क्वेश्चन होगा, यानी 1 नंबर का। अब देखिए 15 नंबर हो गई है, 4, 3, 7, 2, 9, 11, 12, 13, 14 और 15।
तो दोबारा क्लियर कर लें। क्वेश्चन नंबर 1 उसमें 2 क्वेश्चन आएंगे 14वीं प्रश्नावली से 1-1 नंबर के, जो 10वें नंबर और 11वें नंबर पर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 उसमें 6वां क्वेश्चन आएगा 1 नंबर का, जो रिक्त स्थान का होगा। क्वेश्चन नंबर 3 ये छोटा क्वेश्चन होगा, अति लघुत्तरात्मक प्रश्न होगा, जिसको थोड़ा सा हल करके आपको बताना है। ये 11वें नंबर पर आएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरे का 11वां क्वेश्चन होगा, ये 1 नंबर का। 14वां क्वेश्चन और 15वां क्वेश्चन ये बड़े क्वेश्चन होंगे, जो 2-2 नंबर के होंगे, और इनसे बड़ा क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन नंबर 20वां, जो 3 नंबर का होगा। और फिर क्वेश्चन नंबर 23वां ये सबसे बड़ा क्वेश्चन होगा 4 नंबर का। और देखो सबसे बड़ी और अच्छी बात क्या है इसमें, कि जो क्वेश्चन नंबर 20वां और 23वां जो क्वेश्चन होगा उसमें आपको विकल्प मिलेगा, यानी अथवा क्वेश्चन आएगा। तो अथवा में आपको जो अच्छा लगता है वो आप कर लें। तो अपन इस प्रश्नावली की तैयारी कैसे करेंगे? सबसे पहले ज्यादा नंबर वाले प्रश्न करेंगे। सबसे पहले ज्यादा नंबर वाले प्रश्न करेंगे, यानी सबसे पहले अपन लेते हैं 2-2 नंबर के क्वेश्चन। यानी आज हम शुरू करेंगे 14वां और 15वां क्वेश्चन। ये क्वेश्चन अपन लेकर के चलेंगे। यदि हम आज की क्लास आप पूरी ले लेते हैं तो ये मान लीजिए कि इस प्रश्नावली से 4 नंबर आपके पक्के हो जाते हैं। तो इस तरह से आप पढ़ें और पूरी क्लास आप लें। जब भी आपको जरूरत पड़े उसी समय आप ये वीडियो देख सकते हैं, और यदि आपके कहीं दिक्कत आती है तो आप पूछ करके इसकी क्लियर कर सकते हैं। तो देखिए मैं क्वेश्चन नंबर 14 शुरू कर रहा हूं। उससे पहले देखो मैं आपको एक बात बता दूं। देखिए इसमें आपसे पूछे जाएंगे 3 चीजें। एक तो होगा माध्य, जिसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं x बार से। तो देखिए सबसे ज्यादा जो फार्मूले काम में आएंगे वो इसी में आएंगे। कौन सा क्वेश्चन कैसे करें वो ध्यान से देखना। जो आपके न्यू टाइप के क्वेश्चन आएंगे वो तो बहुत भी सरल होंगे, उसके लिए तो मैं बाद में चर्चा करूंगा। पहले बड़े क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। बड़े क्वेश्चन में हमेशा बड़ा फार्मूला ही काम में आएगा। तो देखो माध्य जो आपसे पूछा जाए उस प्रश्न के अंदर क्या आएगा, या तो आपको वर्ग अंतराल दिया हुआ होगा और वर्ग अंतराल के साथ साथ बारंबारता दे रखी होगी। बारंबारता को हम f से रिप्रेजेंट करते हैं। वर्ग अंतराल दिया है, बारंबारता दी है, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, उसमें नया x ज्ञात करेंगे। नया x ज्ञात करेंगे, यानी ये मान के चलो कि माध्य को हम x बार से लिखते हैं तो उसमें अक्ष होना जरूरी है। वर्ग अंतराल देगा तो सबसे पहले x ज्ञात करेंगे, और यदि हमें x दिया है तो उसको ज्ञात करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यानी अंतराल दे रखा है, बारंबारता दे रखी है, तो हम सबसे पहले उस अंतराल में से x निकालेंगे। कैसे निकलेगा एग्जाम्पल में समझ में आ जाएगा। x निकालेंगे, f आपको दिया है, x आपने ज्ञात कर लिया, तो उस स्थिति में आप माध्य ज्ञात करने के लिए सिग्मा fx बटे सिग्मा f का प्रयोग करेंगे। और ये जो फार्मूला होता है इसको एक विशेष नाम से जाना जाता है, ये होता है प्रत्यक्ष विधि। लेकिन इसमें एक बात का ध्यान रखना है, इस विधि का प्रयोग कब करें? इसका प्रयोग आपको करना है जब x तथा f छोटे हों। x और f के मान छोटे छोटे होने चाहिए। छोटे का मतलब क्या हुआ, जिसको अपन आसानी से मौखिक रूप से गुणा कर सकें, तब आप इस प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करना। और यदि x और f के मान बढ़ जाते हैं तो फिर यह विधि आपके लिए जटिल हो जाएगी। और प्रश्न में यह भी आता है उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए हल कीजिए। तो ऐसी स्थिति में आपको एक सही सूत्र का चयन करना होगा। तो देखिए इस सूत्र का प्रयोग कब करें, जब x और f के मान छोटे हों। लेकिन मान लो x और f के मान बड़े हों तो क्या करें? तो उसके लिए देखो आपके पास विकल्प है। 2 फार्मूले हैं आपके लिए। एक फार्मूले को कहा गया है पद विचलन विधि। बहुत इजी फार्मूला होता है और हर क्वेश्चन को आप इससे करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन शर्त इसके लिए होती है कि इसमें वर्ग अंतराल समान होना चाहिए। यानी इसकी शर्त क्या है, वर्ग अंतराल समान हो, यानी उसमें कोई गैप नहीं हो। जैसे निम्न सीमा और ऊपरी सीमा होती है प्रत्येक वर्ग में, तो जहां पहले वर्ग की ऊपरी सीमा समाप्त होगी तो दूसरे वर्ग की वो निम्न सीमा बनेगी।
क्लियर करेंगे जब आप पढ़ोगे उस समय। पहले आप ये चीज समझ लीजिए, यदि वर्ग अंतराल समान है और x और f के मान बड़े होते जा रहे हैं तो आप क्या करें, पद विचलन विधि का प्रयोग करें। तो पद विचलन विधि का फार्मूला होता है x बार बराबर a प्लस a, यहां पर कल्पित माध्य होता है, प्लस की स्थिति में बटा लगाएंगे, फिर यहां पर होगा सिग्मा यानी योगफल होता है एफ डी, या एफ एक्स नहीं होगा एफ डी होगा, और नीचे होगा सिग्मा एफ इंटू आई। ये इंटरवल होती है, अंतराल कितने का है, या आई की जगह आप एच का भी प्रयोग कर सकते हैं। और यदि मान लीजिए क्या हो गया, पद विचलन विधि को एक नए नाम से और जानते हैं, जब अंतराल समान नहीं होता है तब उसे कहते हैं कल्पित माध्य। हालांकि ये दोनों एक ही चीज हैं, केवल इसको इतना याद रखना है कि आई समान है या नहीं है। अगर समान है तो पद विचलन विधि, और अंतराल समान नहीं है तो कल्पित माध्य। इसका प्रयोग तब करते हैं जब वर्ग अंतराल समान नहीं हो, वर्ग अंतराल समान नहीं हो तो केवल इसमें क्या परिवर्तन होगा, x बार बराबर बनेगा a प्लस बटे में लिखेंगे सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ इंटू आई, हटा देंगे, इंटू आई नहीं लिखेंगे, आई नहीं लिखेंगे, इसका मतलब वर्ग अंतराल समान नहीं है। तो ये कल्पित माध्य के नाम से जाना जाता है, ये पद विचलन विधि से। लेकिन एक बात का ध्यान देना, परीक्षा में जैसे कल्पित माध्य आ गया, वर्ग अंतराल समान है, तो आप पद विचलन विधि लगा देना, एक ही चीज है ये। और यदि अंतराल समान नहीं आ रहा है, पद विचलन विधि का नाम आ गया, तो आप ये फार्मूला लगाएंगे, कंफ्यूज नहीं हो इसमें। आप तो केवल एक छोटी सी ट्रिक याद रखिए, अंतराल समान है तो ये फार्मूला, अंतराल समान नहीं है तो ये कल्पित माध्य वाला फार्मूला होगा, क्योंकि क्वेश्चन उसमें सरल हो जाता है। एफ और एक्स को गुणा करने पर जब बड़े मान होंगे तो और भी बड़ा मान आ जाता है, तो गणना करने में दिक्कत होती है। तो उसी को सरल करने के लिए ये दो अन्य विधियां और काम में ली गई हैं। तो ये तो हो गया माध्य के लिए, ठीक है। तो आज अपन जो भी प्रश्न कर रहे हैं वो माध्य वाला ही कर रहे हैं, और जो नई चीज अपने सामने आएगी तो वो भी आप कर लेंगे। सबसे ज्यादा समझने की जरूरत माध्य में होती है। तो देखिए अपन क्वेश्चन पर आधारित क्वेश्चन कर रहे हैं कि आपके बोर्ड में जो 14वां क्वेश्चन आएगा, 15वां क्वेश्चन आएगा, वो किस प्रकार का होगा। बहुलक में ज्यादा समझने की आवश्यकता नहीं होती है, उसका मेन फार्मूला होता है केवल। और एक विशेष रूप से ये 2-3 चीजें याद रख लें आप, कि जब माध्य ज्ञात करना होता है तो अक्ष निकालना होता है, बहुलक ज्ञात करना होता है कुछ भी उसमें नई सारणी नहीं बनती, लेकिन माध्यक निकालते हैं तो उसमें CF निकालते हैं। यानी माध्य में x की आवश्यकता होती है, माध्यक में CF निकलता है, और बहुलक में जो सारणी हमें दे रखी है वही काम आएगी, कोई भी नया पद ज्ञात नहीं होगा। ये इसका शॉर्ट एंड स्वीट याद करने का तरीका है। माध्य में x ज्ञात कीजिए, माध्यक में CF ज्ञात कीजिए, और बहुलक में कुछ भी नई सारणी नहीं बनती, जो दिया है उसी से काम हो जाता है। देखो वैसे आपका पढ़ा हुआ है, मैं इसको और भी सरल तरीके से बताने की कोशिश करूंगा, आप उसको समझना। तो देखिए अपन क्वेश्चन लेते हैं, वही बोर्ड के हिसाब से लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14वां जो क्वेश्चन है, जो 14 नंबर पर आपका बोर्ड में मिलेगा, वो क्वेश्चन देखो मैं बोल रहा हूं। इसमें दिया है निम्न बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए, माध्य ज्ञात कीजिए। तो पेपर में तो बाएं से दाएं क्वेश्चन लिखा हुआ होगा, आपको हल करते समय ऊपर से नीचे करना है। तो देखिए हम इसको हल करेंगे, तो सारणी को मैं ऊपर से नीचे लिख रहा हूं। इसमें दिया है प्राप्तांक, और दूसरे नंबर पर दिया है छात्रों की संख्या, छात्रों की संख्या। तो हमेशा ध्यान रखना, प्राप्तांक या तो अक्ष के मान की तरह होगा या वर्ग अंतराल में होगा। तो इस क्वेश्चन में देखो प्राप्तांक वर्ग अंतराल में नहीं दिया है, इसका मतलब ये x है, ये 25, ये 35, 45, 55, 65। देखो यहां वर्ग अंतराल लिखा हुआ नहीं है, यानी ऐसे नहीं लिखा है 0 से 10, 10 से 20, ये वर्ग अंतराल होता है, इसमें डायरेक्ट x का मान दिया है। तो यदि यहां पर वर्ग अंतराल होता है तो यहां वर्ग अंतराल लिख दें, वर्ग अंतराल नहीं है तो ये किसका मान हो गया, x का। छात्रों की संख्या ये f है,
तो इधर x लिख दिया, इसको f लिख दिया। f का मान देखो इसमें कितना है, ये दे दिया 4, 28, 42, 20 और 6, और आपसे कह रहा है कि माध्य ज्ञात कीजिए। अभी अभी मैंने आपसे बताया कि यदि आपके प्रश्न में x और f है तो या तो प्रत्यक्ष विधि लगाएंगे, तो प्रत्यक्ष विधि लगाएंगे तो उसका फार्मूला क्या होगा, सिग्मा fx बटा सिग्मा f। अब ध्यान देना, इसमें बनेगा fx, तो देखो f और x आपस में गुणा होंगे, तो ध्यान से देखो ये मान बड़े हैं और बड़े मानों को गुणा करने पर और भी बड़ा मान आएगा, तो गणना करने में समय भी लगेगा और गलती होने का चांस भी ज्यादा रहता है। तो इससे बचने के लिए अपन क्या करें, और हमारे पास पद विचलन विधि और कल्पित माध्य और है, अन्य 2 विधियां और हैं। तो उसके लिए मैंने क्या कहा था कि यदि वर्ग अंतराल समान हो या x का मान समान अंतर से आगे बढ़े, तो देखिए 25, 35 10 का अंतराल है, 35, 45 10 का अंतराल है, 45, 55 10 का अंतराल है, 55, 65 10 का है। सभी अंकों में 10 का अंतराल चल रहा है, या तो वर्ग अंतराल में समान चले या अंकों में समान दूरियां हो उसमें, तो हम पद विचलन विधि लगा सकते हैं। तो आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि हम इसमें पद विचलन विधि लगा रहे हैं। कौन सी विधि लगा रहे हैं, पद विचलन विधि। ये विधि इस क्वेश्चन को सरल कर देगी। और पद विचलन विधि का नाम आते हैं आपके सामने, उसका सूत्र होना चाहिए, याद करना है। तो इसका फार्मूला होता है a प्लस, a यहां पर कल्पित माध्य होता है, फिर बटा प्लस के सिद्ध में सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ इंटू आई। तो देखिए फार्मूले को देखते हुए हमें सारणी में से मान निकालने हैं। तो सबसे पहले कल्पित माध्य निकलेगा यानी a। अब a कैसे निकलता है, ध्यान से देखना। जो x होता है इसके अक्ष के बीच में से, माध्य नाम बीच का होता है, तो x के बीच में से हम a ज्ञात करेंगे। तो यहां से देखो 1 2 3 4 5 अंक हैं, तो 2 ऊपर से छोड़ दीजिए, 2 नीचे से, बीच वाला अंक 45 होगा। इसको अपन लिख देंगे a, इसको आयत में बंद कर दें और a बराबर लिख दें। सारणी में आप लिख दें, नहीं तो भूल जाएंगे, फिर मान रखते समय दिक्कत होगी। a मिल गया आपके पास। फिर आगे देखिए, अब इसमें नई चीज आई है हमारे पास d। तो d कैसे निकलेगा, जो आपने अक्ष माना था, a माना था अक्ष के अंदर, तो d ज्ञात करते समय उस a के जस्ट सामने d के नीचे शून्य लिख देंगे, 0। जो हमने a माना था उसके जस्ट सामने d के नीचे 0 लिखेंगे। और 0 से पहले संख्या आती है माइनस की, 0 के बाद में आती है प्लस की। क्योंकि अंतराल समान है इसलिए आप काउंटिंग क्रम से लिखेंगे, -1 -2, और आगे की तरफ लिखेंगे 1 और 2। बड़ा इजी तरीका है, d आराम से ज्ञात हो जाएगा। अब इसके बाद में देखो उसमें चाहिए fd, तो अपन f और d निकालेंगे। fd का मतलब हो गया f और d को गुणा करना है, वो भी संगत मानों को। तो देखिए गलती ये मत करना, कई बार क्या होता है कि बीच में x निकालना पड़ता है। अब यहां पर देखो ये x, ये f है और ये d है, तो इनको आपको गुणा करना है। तो प्लस माइनस के साथ गुणा कर दीजिए। 4 को -2 से गुणा करेंगे -8, 28 को -1 से गुणा करेंगे -28। अब 42 को 0 से गुणा करेंगे 0 आएगा, कई 42 लिख देते हैं, कई 1 लिख देते हैं, ये गलत नहीं करें। 20 को 1 से गुणा करेंगे 20 आएगा प्लस का, और 6 को 2 से गुणा करेंगे तो 12 आएगा प्लस का। अब हमें यहां चाहिए देखो सिग्मा एफडी, सिग्मा मतलब योगफल करना है एफडी का, तो आप यहां पर सिग्मा एफडी ज्ञात करेंगे। अब देखिए यहां पर 2 प्रकार की संख्या है, प्लस की भी है माइनस की भी। तो पहले माइनस वाले को काउंट करो आप, माइनस के हो गए 8 8 16 असल की 1, यानी माइनस के हो गए 36, और प्लस के देखो 20 और 12, ये हो गए 32। तो अब आप यहां देखिए माइनस की संख्या ज्यादा है, प्लस की कम है, तो माइनस का चिन्ह लगा दीजिए और ज्यादा में से कम को घटा दीजिए, तो ये बचेगा -4। तो सिग्मा एफ डी का मतलब हुआ -4। अगर हम यहां पर एफ एक्स निकालते तो ध्यान देना 25 को 4 से गुणा करते इससे हो जाता, फिर 28 35 से गुणा होता, बड़ी संख्या आती, इसका टोटल करते तो और भी बड़ा आता। यहां देखो केवल कितना आया -4, इसलिए ये विधि सरल हो जाती है। तो शायद आपको ये समझ में आ रहा होगा कैसे करें। दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं, x का मान यदि दिया है तो देख लो कि उसका क्रम समान है कि नहीं है, समान अंतर से बढ़ रहा है कि नहीं। अगर है तो पद विचलन विधि लगाएंगे। दूसरा मान f का होता है। d ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, उससे पहले a ज्ञात करते हैं। x के बीच में से
ए लेते हैं। मान लो यहां पर एक अंक कम होता, 5 नहीं होते तो 2 ऊपर 2 नीचे रहता, तो बीच वाला कोई मान नहीं आता, तो लगभग ऊपर वाले मान को ले लेते हैं। ये भी आपके दिमाग में आएगा, अगर बीच वाला मान नहीं मिला तो कोई बात नहीं, एक मान ऊपर भी ले सकते हो, नहीं नीचे भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसमें, हल आपका एकदम सही निकलेगा। ए आ गया, ए के जस्ट सामने 0 लिखते हैं डी के नीचे। ये मैं बताऊंगा कि डी कैसे निकलता है, ये लिखेंगे, ठीक है। पीछे की तरफ यानी ऊपर की तरफ चलेंगे, हमेशा काउंटिंग 0 से शुरू होगी, चाहे ऊपर की तरफ जाओ चाहे नीचे की तरफ। ऊपर की तरफ जाएंगे तो माइनस की काउंटिंग लिख देना, और नीचे की तरफ आए तो प्लस की लिख देना। ये तो आप संख्या रेखा पर पहले से पढ़े हुए हो, या नहीं याद है तो आप इतना याद कर लीजिए कि ऊपर की तरफ माइनस लिखेंगे और आगे की तरफ प्लस लिखेंगे। अब हमारे पास देखो ए भी आ गया, सिग्मा एफ डी भी आ गया। अब हमें याद करना सिग्मा एफ। सिग्मा एफ का मतलब एफ का योगफल, तो ये हो गया सिग्मा एफ। टोटल करते हैं देखो इसका, 8 4 12, 2 14 और 6 20, हासिल के 2, तो ये हो गए 4 4 8 और 2 10, 100 आ गया इसका मान। अब हमारे पास कंप्लीट मान है। आई का मतलब होता है अंतराल, तो x के मानों में कितने का अंतराल चल रहा है, 25 और 35 के बीच में, 35 और 45 के बीच में, 45 55 के बीच में, 55 और 65 के बीच में 10 का अंतराल है। तो आप ये मान यहां पुट करेंगे, देखिए लिखते हैं। ए का मान हमारे पास आ गया 45, फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे, बटा लगाएंगे। सिग्मा एफ डी का मान है -4, सिग्मा एफ का मान है 100 और इंटू आई का मान हो गया 10। सबसे पहले काम कीजिए, देखो ये प्लस और ये माइनस, पहले चिन्हों का निर्धारण कर दो। प्लस माइनस दोनों गुणा करेंगे तो प्लस माइनस होता है माइनस, यहां माइनस का चिन्ह आ जाएगा। 4/100 इंटू 10। अब देखिए 10 से ये 100 कटता है 10 बार। अब मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि आप 4 और 10 को भी काटो, क्योंकि अगर नीचे कोई संख्या शून्य वाली आती है, नीचे जैसे 10 आ जाए, 100 आ जाए, 1000 आ जाए, तो उनको मत काटा करो, क्योंकि गणना बहुत सरल हो जाती है उससे। ये हो गया देखो 45 माइनस 1, यानी 4 में 10 का भाग देंगे तो 10 में एक शून्य होता है, तो अपन एक अंक छोड़ के दशमलव लगाएंगे, जल्दी से भाग चला जाएगा। लेकिन देखो 45 में दशमलव नहीं है, तो अपन क्या लिखेंगे, 45.0 माइनस 0.4। अब आप चाहे लिख करके घटा लेना, गलती मत करना। 45.0 में से आप घटाओगे तो दशमलव वाली संख्या सिद्ध में होनी चाहिए, दशमलव सिद्ध में हो, 4 0 के नीचे आएगा, 0 यहां आएगा। 10 में से 4 गए 6, पॉइंट यहाँ एक कम हो गया, तो ये 4 ये 4, तो इसका मान आ गया हमारे पास 44.6। अब एक बात का ध्यान और दें, आपको इकाई जरूर लिखनी है। तो x का मान देखो क्या था, प्राप्तांक, और प्राप्तांक होता है अंकों में, इसलिए इसकी इकाई होगी अंक। इस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब इसी के साथ देखो मैं अगला क्वेश्चन और ले रहा हूं, 14वां क्वेश्चन, ये 2 नंबर का हो गया। और अब मैं ले रहा हूं 15वां क्वेश्चन। तो माध्य के साथ 15वें क्वेश्चन में बहुलक पूछा गया है, और इस प्रश्नावली में सबसे सरल टॉपिक ही बहुलक है। अच्छी तरह से ये 3 चीजें याद कर लीजिए, आनंद आ जाएगा, यानी आप पूरे नंबर ला सकते हो। तो देखिए 15 जो क्वेश्चन है, 15वां जो 2 नंबर का आएगा आपके, उसमें पूछा गया है बहुलक, यानी निम्न बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। कई बार विद्यार्थी क्या करते हैं, बहुलक पूछा जाता है माध्य ज्ञात कर देते हैं, माध्य पूछा जाता है माध्य ज्ञात कर लेते हैं, माध्य पूछा जाता है माध्य ज्ञात कर लेते हैं। इसलिए क्वेश्चन को बड़ी सावधानी से पढ़ना। देखो बहुलक के लिए दिया है वर्ग अंतराल दे दिया और दूसरा मान दे दिया f का, यानी बारंबारता का। तो वर्ग अंतराल दिया है, यहां देखो 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100 और 100 से 120। बारंबारता दे रखी है 10, 35, 52, 61, 38, 20। देखिए अगर इसमें माध्य पूछा जाता तो हम सबसे पहले x निकालते, x के बीच में से a मानते, d ज्ञात करते, एफ डी निकालते और पद विचलन विधि के फार्मूले से हल कर लेते। लेकिन यहां पर हमारे से पूछा गया है बहुलक। देखो इसको ऐसे याद कर सकते हो, बहु यानी ज्यादा, लक यानी भाग्य। इसमें अपन कोई नई सारणी नहीं बनाएंगे, बस ये जो दी है उसी का उपयोग करेंगे, इसमें कोई नया मान नहीं निकलता बहुलक में।
और पहले भी मैंने क्लियर किया था, माध्य में अक्ष निकलता है, माध्यक में CF ज्ञात होता है, बहुलक में कुछ भी ज्ञात नहीं होता। ये जो मूल सारणी आपको दे रखी है इसी से निकालेंगे। तो इसके लिए क्या ट्रिक है, बहुलक, हालांकि ये मैं जो बता रहा हूं वैसे तो इसका अर्थ ये गलत है, लेकिन आप याद कर सकते हैं, ट्रिक है याद करने की, बहु यानी ज्यादा, लक यानी भाग्य। जिस संख्या का भाग्य सबसे ज्यादा हो, यानी जो सबसे बड़ी संख्या हो F में, या जिसकी बारंबारता सबसे बड़ी हो, तो इनमें देखिए सबसे बड़ी बारंबारता किसकी है, 61 है। तो आप इसको, इस वर्ग अंतराल को आयत में बंद कर दें। कई बार एक छोटा क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है, इसलिए आप ध्यान रखना, इनके नाम याद रखना। देखो सबसे बड़ा F 61 है, उस वर्ग अंतराल को हमने बंद कर दिया, तो ये 60 से 80 जो वर्ग अंतराल है ये कहलाएगा बहुलक वर्ग अंतराल। क्या कहलाएगा ये, बहुलक वर्ग अंतराल। और बहुलक वर्ग अंतराल निकलने के बाद में जो इसकी निम्न सीमा होती है, ये होती है निम्न सीमा, आगे वाले होती है ऊपरी सीमा। तो इसकी जो निम्न सीमा होती है वो होती है L, लोअर लिमिट, और ये हायर लिमिट होती है, ये लोअर लिमिट होती है, जिसे L से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो L का मान हमें मिल गया। अब जिसको हमने बंद किया था वो मान रहेगा बीच में, इस बंद किए हुए मान से एक मान ऊपर लेंगे F में और एक मान नीचे लेंगे, यानी F के आते हैं इसमें 3 मान, और काउंटिंग लिखना शुरू कर दो। ऊपर वाले मान को लिखते हैं F0, बीच वाले को लिखते हैं F1 और आगे वाले मान को लिखते हैं F2। तो देखिए F1 होता है बहुलक वर्ग की बारंबारता, F0 होता है बहुलक वर्ग के पूर्व की बारंबारता, और F2 होता है बहुलक वर्ग के आगे की बारंबारता, बाद की बारंबारता बोल सकते हैं। तो F0 का मतलब हो गया पूर्व बारंबारता बहुलक वर्ग से, और 61 यानी F1 हो गया बहुलक वर्ग की बारंबारता, और F2 होता है बहुलक वर्ग की बारंबारता के पश्चात की बारंबारता या बाद की बारंबारता। इस प्रकार से हमारे पास ये सारे मान मिल जाते हैं। L मिल गया, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। बहुलक वर्ग कैसे ढूंढते हैं, जो सबसे बड़ा F होता है। और फिर क्या लेते हैं, जिसको हमने आयत में बंद कर दिया, इससे क्या होता है, ये दूर से दिखता है, गलती नहीं होती इसमें। तो जो हमने बंद किया उसके सामने F1 होता है, एक मान पहला ले लेते हैं उससे पहले यानी F0, और एक मान उसके आगे का ले लेते हैं F2। और अब देखिए बहुलक ज्ञात करने का जो बड़ा फार्मूला है बड़ा सरल है, Z बराबर L प्लस, रट लेना इसको, क्योंकि जब तक सूत्र सही नहीं होगा तो आपका हल नहीं हो सकता। प्लस के सिद्ध में बटा, अब यहां पर लिखते हैं पहले F1 माइनस F0। तो आप ध्यान रखना 1 में से 0 को घटाना है, केवल याद करने के लिए है। तो F1 हो गया माइनस F0, फिर नीचे आएगा जो आपने F1 ऊपर लिखा था उसका दुगना होगा 2F1, और माइनस F0 ऐसे कैसे आएगा, फिर माइनस, देखो F0 आ गया, F1 आ गया, F2 बच गया, तो माइनस के साथ यहां पर F2 और जोड़ देंगे, और इनटू अंतराल यानी इंटरवल I, H भी लिख सकते हैं इसको। दोबारा देखना, L प्लस अलग रहेगा, बटे के ऊपर लिखा जाएगा F1 माइनस F0, बटे के नीचे होगा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू I। ध्यान रखना ये माइनस के चिन्ह बीच में आ रहे हैं। अब आप सारे मान इसमें रख दीजिए। देखिए L का मान बहुलक वर्ग की निम्न सीमा 60 है, ये 60 लिख देंगे, प्लस फिर बटा लगा दो प्लस के सिद्ध में। F1 देखो ये 61 आ गया, माइनस F2 का मान माइनस F0 का मान है 52। अब नीचे आएगा 2 गुणा F1 का मान 61 माइनस F0 का मान 52 माइनस F2, तो माइनस F2 यहां पर है 38, तो ये 38 लिख देंगे, इंटू I का मान देखिए अंतराल कितने का चल रहा है इसमें, 20 का, तो आप इंटू 20 लिख देंगे। और यहां ध्यान देना F1 से हमेशा F0 छोटा होगा, क्योंकि ये मान धनात्मक आएगा, कभी भी ऋणात्मक नहीं आएगा, तो ये भी थोड़ा ध्यान रखना। तो फिर हो गया 60 प्लस 61 में से 52 घटाओ आप, तो 9 बचेंगे, और यहाँ 61 को 2 से गुणा करो तो ये आएगा 2 और 6 दूनी 12, 122 माइनस, ये दोनों संख्या माइनस की जुड़ जाएगी, तो माइनस के कितने हो जाएंगे, 8 2 10, हासिल की 1 4 और 5 ये 90 हो जाएगा, इंटू 20,
सावधानी से हल करना, गणना एकदम सरल सरल करना, गलती नहीं करें, गलती हो जाती है इसमें कई बार जल्दीबाजी में। तो ऊपर तो लिखेंगे 9 बटे 122 में से आप 90 घटाओगे तो अपने पास यहां बचेगा 32 बचेगा, यानी ये 2 हो गए और 12 में से 9 गए 3 इंटू 20। अब देखो नीचे जीरो वाली कोई संख्या नहीं है तो जितनी कटती है उसको काट दीजिए। तो देखो 9 तो 2 से कटेगा नहीं, आप 32 और 20 को काट सकते हैं। जैसे 2 से इसे काटा तो ये 10 बार कटेगा, 2 से इसे काटेंगे तो ये 16 बार, फिर कट रहा है 10 कटेगा 2 से 5 बार, ये कटेगा 8 बार, अब नहीं कटेगा। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ 60 प्लस 9 को 5 से गुणा कर दो, 9 पंजे 45 बटे 8। अब आप इसका एलसीएम या लघुत्तम लेकर के इसको हल नहीं करें, आप तो एक काम करना 45 में 8 का भाग दे देना। देखो यहां दे के बता रहा हूं मैं, 45 में 8 का भाग दो तो 8 पंजे 40, 5 बचेंगे, पॉइंट लगा दो 0, 8 पंजे 40, 8 छिके 48, 8 छिके 48, 2 बचेंगे फिर 0 लिख दो, 8 दूनी 16, 4 बचेंगे फिर 0, 8 पंजे 40, यानी दशमलव के 3 अंकों के बाद में पूरा पूरा भाग जा रहा है। तो देखिए इसमें दशमलव नहीं है तो क्या लिखेंगे 60 दशमलव 3 अंकों तक लिखना 000 प्लस यहां लिख दे 5.625, जैसे आप जोड़ेंगे तो यह आएगा 65.625। अब यहां पर क्या होता है कि कई बार अपन तीसरा अंक हटा सकते हैं, तो जब आप तीसरा अंक हटाओ तो यहां इसका नियम है कि अगर तीसरा अंक 5 या 5 से बड़ा है तो वो हटेगा तो पिछला एक अंक बढ़ जाएगा, और यदि ये 5 से छोटा है तो ये जैसा है वैसे रह जाएगा। तो देखिए कितना होगा ये 65.6। अब देखो ये तीसरा अंक 5 है इसलिए इसको हटाओगे तो ये बढ़ जाएगा, यानी बड़ा मरता है तो छोटे को बड़ा करके मरता है, तो 2 की जगह कितना हो जाएगा 3, लगभग ये मान होगा। और यहां पर वर्ग अंतराल में कोई इकाई लिखी हुई नहीं है तो इसका आंसर अपन इतना ही छोड़ देंगे। तो देखिए आज हमने इस वीडियो को शुरू किया है नए चैप्टर के साथ, और जो आपके हटाई गई प्रश्नावली उनको हटा करके अपन 2 महीने के अंदर अंदर पूरी किताब का रिवाइज करेंगे, वो भी अंक भार के अनुसार। तो यदि हम ये 2 क्वेश्चन आज याद कर लेते हैं तो बताइए आपके नंबर कितने आएंगे। क्वेश्चन नंबर 14वां जो क्वेश्चन था वो भी 2 नंबर का, और क्वेश्चन नंबर 15वां ये भी 2 नंबर का। तो ये क्लियर हो गया आज कि जो 14वां और 15वां क्वेश्चन पेपर में आएगा वो 14वीं प्रश्नावली से ही होगा। देखो प्रश्नावली 14वीं है लेकिन इसका अंक भार 15 है। तो अगर ये भी अपने हाथ में रहते ना ये नंबर, क्योंकि अब हमें तैयारी कैसे करनी है, आपको पहले ये नहीं सोचना है कि मेरे 80 में से 80 नंबर आए, नहीं, पहले हमें इतने नंबर लेने हैं कि हम पास हो जाएं। 13 से 16 नंबर लाना जरूरी होता है, तो ये पहले ले। तो आज देखो यदि हमने ये 2 क्वेश्चन तैयार कर लिए तो आज इस तैयारी में 4 नंबर पक्के हैं। मैं आपको गिना गिना करके ऐड करते हुए जोड़ते हुए आपको बताऊंगा कि इतने क्वेश्चन आप कर लेंगे तो आपके इतने नंबर आ सकते हैं। दूसरी बात, यदि हम इन क्वेश्चनों को करते हैं किसी भी प्रश्नावली में, हर लड़के को हर प्रश्नावली सरल नहीं लगती है, लेकिन ये तो क्लियर हो जाएगा कि ये प्रश्न मेरे को आता है या नहीं आता है, या मैं इसकी तैयारी कर सकता हूं कि नहीं। तो इन्हीं समस्याओं को दूर करने के लिए मैं आपके साथ फिर शामिल हुआ हूं, और आप इन सारे वीडियोज को देखिए। और भी मेरे पुराने वीडियो डाले हुए हैं, और तो आपको ज़रूर उसकी लिंक मिल जाएगी, तो आप उनको पढ़ो। जिन मैटर को हटा दिया गया है उनको मत पढ़िए, लेकिन बाकी तैयारी आप पूरा वीडियो देख करके कर सकते हैं। और मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि मेरे ये वीडियो आपके अंक बढ़ाने में बहुत सहयोग करेंगे। जैसे डूबते हुए को तिनके का सहारा होता है ना, वो कहावत इसमें चरितार्थ होगी। तो आगे फिर नया वीडियो लेकर के आपके साथ शामिल होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। सेफ रहें, सावधान रहें, और समय पर अपनी तैयारी करते रहें, इसको बिल्कुल नहीं छोड़ें, नहीं तो कभी भी आपकी जब परीक्षा होगी तो एकदम से आप तैयारी नहीं कर पाओगे। तो कभी भी आप पढ़ाई से दूर नहीं रहें, टच में रहें और पढ़ते रहें। धन्यवाद।